ऑलराइट गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 6 में हमने रेशियोज एनालिसिस पे बात की थी। हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसे कहते हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी कंपनी की, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक जो बेसिक सेट ऑफ टूल्स है वो है रेशियोज एनालिसिस। उससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी की हेल्थ क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी कितना लेवरेज इस्तेमाल कर रही है, कितना डेट इस्तेमाल कर रही है, कितनी इक्विटी है। ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की रेशियोज़ सेल्स के हवाले से और एक्टिविटी रेशियोज़ ऑपरेशंस के हवाले से हमने देखी। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हम अब थोड़ा-सा कैश फ्लो की तरफ चलते हैं कि कैश फ्लो जो है बिज़नेस में उसका रोल क्या होता है, और आखिर कैश फ्लो जब जनरेट होता है तो बेस्ड अपॉन अ हिस्टोरिकल डेटा हम कैसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं कैश फ्लो की, कैश बजट कैसे बना सकते हैं। और उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अच्छा टूल है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो एनुअल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसकी भी, उसका इजरा भी जो है वो ज़रूरी होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए। अब एक स्टेटमेंट जो कि 1980s से पहले बनती रही, उसको नाम है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो उसका जो एनालिसिस है उसे फंड्स एनालिसिस भी बोलते हैं। तो ये अब तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसने इसको रिप्लेस कर लिया है, लेकिन इसकी भी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। फाइनेंशियल एनालिस्ट अभी भी इसको यूज़ करते हैं, तो इसको भी देखेंगे हम और फिर आगे चलेंगे। इसमें बेसिकली हम देखते ही हैं कि सोर्सेज़ कौन से हैं फंड्स के, किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, और वो जो सोर्सेज़ से फंड आ रहा है उसको यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है। कैश फ्लो में और फंड्स में थोड़ा-सा डिफरेंस है। फंड्स में हम नॉन कैश ट्रांज़ैक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं। बेसिकली ये वैल्यू ट्रांज़ैक्शन के बारे में बात की जाती है। तो इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा इस चैप्टर में, वो है कि हम अंडरस्टैंड करें कि स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स या फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं और उन नामों को आगे हम एक्सप्लोर भी करेंगे। तो पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या कुछ है, यूजेस और सोर्सेज ऑफ फंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम डिफाइन करेंगे कि फंड्स आखिर होते क्या हैं, और ये जो सोर्सेज हैं और ये यूजेस हैं, इनका जानने का हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, और इसके इसका एक कनेक्शन फिर फर्दर कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ भी है, तो उसको भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम इस स्टेटमेंट में थोड़ी-सी एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, कुछ नॉन कैश ट्रांज़ैक्शंस हैं। ठीक है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, राइट? तो नॉन कैश एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट करना है, उनको भी अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वो भी बिज़नेस की मेजर एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो ये फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से जब हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे तो इन एक्टिविटीज़ को भी हम एनालाइज़ करेंगे। तो जो ओवरऑल चैप्टर का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपने सीखना है कि फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, उसमें सोर्सेज़ क्या हैं, यूजेस क्या हैं। उसके बाद आपने जो अकाउंटिंग की स्टेटमेंट है जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हिस्सा है, उसके बारे में आपने जानना है। उसके बाद बेस्ड अपॉन दीज हिस्टोरिकल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आपने कैश फ्लो एस्टिमेशन करनी है, उसकी फोरकास्टिंग करनी है। आपने देखना है कैश बजट कैसे बनाते हैं हम, कैश बजट में इनफ्लोज जो हैं कैश के और आउटफ्लोज जो है उनको कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, और उस बजट को हम कैसे एक बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की कैश फ्लोज की प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की उसमें सिनेरियोज बिल्ड हो सकते हैं, उन पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि बेस्ड अपॉन आवर हिस्टोरिकल डेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब बात करते हैं फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट पे। ये एक समरी है, इट्स अ समरी ऑफ अ फर्म्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। बड़े ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं दो। फाइनेंशियल पोजीशन, आपको याद है कि फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद है बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन का हमें कहाँ से पता चलता है? हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि दो मुख्तलिफ डेट्स पे, फॉर एग्जांपल जनवरी 1 को अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हम जनवरी 1 की जो बैलेंस शीट है उसमें से देखेंगे, और इसके बाद फिर 31 दिसंबर को अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो फाइनेंशियल पोजीशन वहाँ से पता चलेगी। तो इस गैप में, इस ड्यूरेशन में जो चेंजेस आई हैं बैलेंस शीट में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि फंड्स के फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट की चेंजेस को देखेंगे।
ठीक है, फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अच्छा, अब इससे आगे हम चलें तो हमें पता चलता है जी कि ये जो स्टेटमेंट है हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन यूएस ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स। तो इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट जो है ये पब्लिश हुआ करती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट 1989 के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट ने इसकी जगह ले ली है। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये स्टेटमेंट क्यों बनाई जाए, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाए, क्यों हम जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें चेंज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम अ, मतलब लिख सकते हैं, जिस पे बात कर सकते हैं कि ये 3 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम जो है ये फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें नंबर 1 जो है दैट मीन्स इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कैश फ्लो की बात की जाती है, कैश के इनफ्लो की, कैश के आउटफ्लो की। उसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये इन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 2 इज़ ईजी टू प्रिपेयर। ये बहुत ईजी है, मतलब आपने 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है बैलेंस शीट को देखना और देखना इन पॉइंट्स में चेंज क्या आई है, नेट चेंज जो है उसको हम कंसिडर करेंगे तो ये आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। इट्स रादर ईजी टू प्रिपेयर एज कम्पेयर टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करेंगे उसके 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और दोनों में किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो इन्वॉल्व है। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट थोड़ी ईजी है बनाना। Number 3 is that it help you to better understand the cash flow statement. So cash flow statement की अच्छी अंडरस्टैंडिंग में भी ये स्टेटमेंट अपना किरदार अदा करती है कि आखिर मेजर जो कैश है उसकी उसका फ्लो किन एक्टिविटीज़ में हुआ है, इनफ्लो कहाँ से आया है और आउटफ्लो कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट पे भी हम मेजर सोर्सेज और मेजर यूजेस ऑफ फंड जो है उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि कैश से थोड़ा डिफरेंट है फंड्स। फंड्स एक टेक्निकल टर्म है विच मीन्स ऑल ऑफ द फर्म्स इन्वेस्टमेंट्स एंड क्लेम्स। अब आप कहेंगे कि या तो इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए या फिर क्लेम्स होने चाहिए जिनको हम फंड्स बोलें। याद करें, आपके पास एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो कंपनीज की जब बात करेंगे तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है उसको हम कंसिडर करेंगे इक्विटी। तो एज यू नो एंड यू मे रिमेंबर कि लाइबिलिटीज जो हैं ये क्रेडिटर्स से आती हैं। क्रेडिटर हमें पैसे देता है और उनसे हम एसेट्स परचेज करते हैं। फिर शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उससे भी हम एसेट परचेज करते हैं। तो बिजनेस के जो टोटल एसेट्स होते हैं, वो जो बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उन पे क्रेडिटर्स का भी क्लेम होता है और शेयर होल्डर्स का भी क्लेम होता है, राइट। तो क्लेम्स और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीज़ें नहीं है। ये क्रेडिटर और शेयर होल्डर जो भी इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उन्हीं से हम ये इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, एसेट्स क्रिएट करते हैं, तो इन पे दोनों का क्लेम है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स और क्लेम्स जो हैं ये एक ही इक्वेशन की दो मुख्तलिफ साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल व्हेन वी आर स्टडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी आपको पता है कि बैलेंस शीट कहते हैं जब बैलेंस हो जाए उसमें एसेट्स साइड जो है वो लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी साइड से बैलेंस हो जाए। तो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू कैश, कैश इज ओनली अ सिंगल एसेट। इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, और हर इन्वेस्टमेंट पे क्रेडिटर्स का और शेयर होल्डर्स का क्लेम है, राइट। सो दिस इज the way we need to define the funds, that they are investments and their claims on those investments, right, by the creditors and the shareholders of the business. अब इस चीज़ में इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को सामने रखते हुए आप देखें कि क्योंकि आपके पास दो सोर्सेज हैं, इक्विटी और क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं, इनसे जो पैसा आपको मिलता है बिजनेस को मिलता है, तो बिजनेस बीइंग अ सेपरेट एंटिटी इज लायबल टू रीपे दैट मनी टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स को और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बिजनेस ने वापस करना है वो पैसा। तो बिजनेस के पास वो जो पैसा है वो एक लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर से पैसा आए, शेयर होल्डर से पैसा आए, तो आपकी लाइबिलिटी में इंक्रीज आएगा। तो जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज आएगा तो उसे हम कहेंगे कि ये एक सोर्स ऑफ फंड है। तो हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ फंड हो गए, क्रेडिटर से आएगा पैसा यहाँ पर
शेयर होल्डर से पैसा आएगा, तो ये सोर्स ऑफ फंड है। इसी तरह अगर हम इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, एसेट्स परचेज करेंगे, तो फिर वो फंड जो है वो यूज़ करेंगे हम, तो उसे हम बोलेंगे यूज़ ऑफ फंड्स। तो लायबिलिटीज़ में या फिर शेयर होल्डर्स की इक्विटी में जो इंक्रीज़ है उसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड, और एसेट्स में जो इंक्रीज़ है उसे हम बोलेंगे यूज़ ऑफ फंड। अब अगर एसेट्स में कमी आएगी तो उल्टा हो जाएगा, वो सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा, और लायबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज़ आएगा तो वो यूजेस ऑफ फंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये जो कोर स्ट्रक्चर है ये एस्टेब्लिश कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आखिर बैलेंस शीट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हुए। तो आपके सामने जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है, इसमें देखिए आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्रीज है। आपने ये देखना है कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और एंडिंग ऑफ द पीरियड में चेंज कितना है, नेट चेंज कितना है। तो हम 2006 से 2007 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे $10,000 का चेंज है, तो ये अमाउंट्स क्योंकि थाउजेंड्स में है तो हम इनको यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज कितना आया। अब ये पहली जो कैश की अमाउंट है ये आप देखें डिक्रीज हो रही है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि कोई भी पर्टिकुलर हेड जो है उसमें इंक्रीज आ रही है या डिक्रीज आ रही है। तो इंक्रीज को पॉजिटिव से और डिक्रीज को नेगेटिव से हमने लिख दिया। और क्योंकि एसेट्स हैं तो एसेट्स में जब भी डिक्रीज आएगी तो उसको सोर्स से लिख देंगे, और जब भी डिक्रीज के बजाय इंक्रीज आएगी तो उसे हम यूजेस ऑफ फंड्स लिखेंगे। अब एसेट्स में इंक्रीज का मतलब ये है कि वो पैसा जो क्रेडिटर्स की तरफ से आया या फिर इन्वेस्टमेंट हुई शेयर होल्डर्स की तरफ से, उस पैसे को यूज करके आपने एसेट्स परचेज किए। ठीक है, और जब आपकी आपकी किसी भी एसेट में कमी वाक़या हुई, जैसे अकाउंट रिसीवेबल में कमी वाक़या हुई, तो इसका मतलब है कि बिजनेस के पास पैसा आया, तो ये एक सोर्स ऑफ फंड है। सही है, तो इस तरह से आपने जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको आपने एनालाइज कर लिया, और जहाँ पे इंक्रीज है और डिक्रीज है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ नॉट एप्लीकेबल का भी साइन है। दैट मीन्स कि जो आपके एट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उनमें से आप डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद देखते हैं कि नेट फिक्स्ड एसेट्स में चेंज कितनी है। तो इस वजह से ये जो कह लें कि सब्सिडरी वैल्यूज़ हैं इनके बजाय नेट वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको नेट के सामने पॉजिटिव का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एसेट्स वाली साइड है। अब एक बार आप देखें कि यहाँ पे हमने जब आइडेंटिफिकेशन कर ली कि कहाँ पे इंक्रीज है, डिक्रीज है, सोर्स क्या है और यूज़ क्या है, उसके बाद हमने वो अमाउंट्स जो है जितनी इंक्रीज और डिक्रीज आई है वो अमाउंट्स को हमने लिख दिया है। इनको लिखने का फ़ायदा ये है कि जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन्हीं अमाउंट्स को हम यूज़ करेंगे। अब दूसरी तरफ देखें लायबिलिटीज़ हैं और इक्विटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है। इसमें लायबिलिटीज़ में जब डिक्रीज आएगा तो दैट इज़ यूज़ ऑफ फंड। ठीक है, और जब इंक्रीज आएगा वो सोर्स ऑफ फंड है। इंक्रीज लायबिलिटीज़ में आने का मतलब ये है कि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, फंड्स बिजनेस के पास आ रहे हैं। और अगर माइनस है दैट मीन्स कि बिजनेस इज रीपेइंग अ पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशंस एंड दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो दिस इज अ यूज ऑफ द फंड्स। ऑलराइट, और ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमने उन फंड्स की अमाउंट भी लिख दी। ठीक है, अब फाइनली हम बेसिक सोर्सेज एंड यूजेस स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसके इसकी ज़रा आप थोड़ी सी स्ट्रक्चर को फॉलो करें। पहले सोर्सेज को लिखा जाता है और फिर यूजेस को लिखा जाता है। इनको साइड बाय साइड भी लिखा जा सकता है। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीज डिक्रीज के नाम से है, तो एसेट्स में क्योंकि डिक्रीज जितनी भी है वो आपकी सोर्सेज है। तो यहाँ पे आप देखिए अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज और उसके बाद कैश में डिक्रीज आई, ये हमने नोट किया कि ये सोर्सेज हमारे हैं फंड्स के। इसी तरह रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज आई और आपके लॉन्ग टर्म डेट में इंक्रीज आई, तो ये भी सोर्सेज हैं फंड्स के। तो ये हमने सोर्सेज को एक जगह पे लिख लिया। इसी तरह यूजेस को आपने एक जगह पे लिख लिया। ये बैलेंस शीट से ही जो हमने एनालिसिस किया वहीं से आए, तो हमने देखा कि दोनों का टोटल आपस में मैच हो रहा है 156। अब ये अमाउंट्स जो हैं ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बिजनेस के पास जो मेजर सोर्स है, जो इस पर्टिकुलर पीरियड जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें मेजर सोर्स फंड्स का कहाँ पे रहा है, तो हमने लॉन्ग टर्म डेट से फंड्स एक्वायर किए। तो बिजनेस के पास फंड्स कहाँ से आए हैं? लॉन्ग टर्म डेट से। तो लोन लिया हमने जिससे हमें $77,000 के लोन मिले। इसी तरह जो सेकंड सोर्स है वो है रिटेन्ड अर्निंग्स का। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट था या नेट इनकम थी, उसमें से हमने जो भी डिविडेंड दिया वो देने के बाद जो हमारे पास बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स बच गई, ये पैसा हमने रिटेन किया। तो मेजर सोर्सेस जो हमारे इस साल थे बिजनेस के फंड्स के, वो या तो लोन था या फिर रिटेन अर्निंग्स।
अब आप हम देख सकते हैं कि मेजर यूजेस कहाँ पे हैं। ये जो सोर्सेस से फंड्स आए हैं, इनका यूज़ हमने कहाँ पे किया? तो सबसे बड़ा यूज़ हमने इन्वेंटरीज़ में किया है, ठीक है? इन्वेंटरीज़ आपको पता है कि आप प्रोडक्शन के लिए एक्वायर करते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं इन्वेंटरीज़, ठीक है? या रीसेल करने के लिए अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फिक्स्ड एसेट्स में भी एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आपको यूजेस ऑफ फंड्स में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन कंसर्न है जिसमें फिक्स एसेट्स आपने परचेज़ किए हैं, प्रोड्यूस करने के लिए हुई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चीज़, और इन्वेंट्री बहुत बड़ी मिकदार में जो है आपने परचेज़ की है। तो ये एक बेसिक सा एनालिसिस जो है यहाँ से आप कर सकते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ सोर्सेज़ फंड्स के कहाँ पे थे और मेजर यूजेस फंड्स के यहाँ कहाँ पे थे। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये बेसिक स्टेटमेंट है। इसमें इसका मतलब है कि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगी। तो अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स देखेंगे जो कि इसमें करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है मुख्तलिफ जो हिस्से हैं बैलेंस शीट के, तो ये हमने क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने थॉरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की हुई है, तो आई थिंक वी कैन स्किप दिस एंड यू कैन गो बैक इन द प्रीवियस चैप्टर इन द 6th चैप्टर इफ यू वांट टू रिवाइज दिस। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमने लेनी है, ठीक है, वो ये है कि आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट होनी चाहिए या 2 अकाउंटिंग पीरियड्स की बैलेंस शीट्स होनी चाहिए ताकि आप 2 पॉइंट इन टाइम का जो है वो कंपैरिजन कर सकें फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है? तो बैलेंस शीट हमें 2 पॉइंट्स पे चाहिए ताकि हम जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें जो नेट चेंज आया है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके साथ-साथ जो इनकम स्टेटमेंट होगी उस पीरियड की, ठीक है ना? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जिस पे 2 फाइनेंशियल पोजीशंस को हम देख रहे हैं, उसके दरमियान जितना भी इनकम स्टेटमेंट में चेंज आई है, जो इनकम स्टेटमेंट बनी है उसकी, वो भी हमें चाहिए होगी क्योंकि उसमें कुछ नॉन कैश ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो हम देख सकते हैं जो कि इंक्लूड करेंगे हम बाद में, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ जो इनकम स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं वो ये है कि आपके पास अ, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आई और आपने उसको एप्रोप्रिएट कैसे किया, उसके मतलब 2 हिस्से कैसे किए, जैसे कि डिविडेंड कितना पे किया और उसके बाद रिटेन कितना किया। तो ये पहली एडजस्टमेंट है कि आपने देखना है कि जो सोर्स था आपका नेट प्रॉफिट वो कितना था, उसमें से कितना हिस्सा आपने डिविडेंड के तौर पे कर दिया और रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है। ठीक है, पहली चीज़ ये देखनी है आपने। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आखिर इस पीरियड में, जिस पीरियड में आप जो चेंजेस हैं फाइनेंशियल पोजीशन में वो कंसिडर कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की गई है। और आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है? हमारा कोई भी कैश यूज़ नहीं होता डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो इसको रिवर्स करने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जब हम यूजेज ऑफ फंड्स के तौर पे कंसिडर करते हैं, तो नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से इसको रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये सोर्सेज ऑफ फंड बन जाता है, ठीक है? इसी तरह हम देखेंगे कि फिक्स एसेट्स में एडिशन कितना हुआ है इस साल। तो नेट इंक्रीज भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेप्रिसिएशन ये आपको बैलेंस शीट में नज़र आ जाएगी। हमने बैलेंस शीट में देखी थी जहाँ पे हम सोर्सेज और यूजेस को कंसिडर कर रहे थे, और एडिशन टू फिक्स एसेट्स भी आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि पिछले अकाउंटिंग पीरियड में बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स कितने थे और इस बार कितने हैं। तो जितना इंक्रीज होगा वो एडिशन होगा फिक्स एसेट्स में, ठीक है जी? और इसको हम यूज़ कंसिडर करेंगे सोर्सेज का, क्योंकि आपके पास जितने भी फंड्स हैं उनको यूज़ करके आप फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, ठीक है? तो ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं, एक आपके नेट प्रॉफिट की कि वो डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स में कैसे डिवाइड हुए, और उसके बाद आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है और आपके फिक्स एसेट्स में कितना इंक्रीज आया। ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। अब आप देखें कि थोड़ी-सी हमारी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। वो कैसे चेंज हुई है कि बाकी पोर्शन जो है स्टेटमेंट का वो सेम है, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन 2 सोर्सेज हमारे आ गए हैं। तो आपका नेट प्रॉफिट बिजनेस के लिए एक सोर्स होता है, आपकी डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक सोर्स होती है। ये मैंने आपको बताया कि ये एक रिवर्स एंट्री के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, क्योंकि हमने माइनस किया था जब हम वहाँ पे फिक्स एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसको रिवर्स करने के लिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे इसको एज अ सोर्स कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अब बैलेंस है वो 156,000 से बढ़ के देखें 224 हो गया है, तो दैट मीन्स कि इसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। इसी तरह आप यूजेस में देखें तो डिविडेंड में फंड यूज हुए हैं, आपने कैश डिविडेंड पे किया है शेयर होल्डर्स को, और आपके फिक्स एसेट्स परचेज किए गए हैं $100,000 के। तो इसी तरह यहाँ पे ये 2 नई चीज़ें आई हैं एडजस्टमेंट्स में, बाकी
यूजेस की स्टेटमेंट वही है और यूजेस और जो सोर्सेज हैं उसका बैलेंस एक जैसा है 224 और 224। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्टेटमेंट बना सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेजर सोर्सेज फंड्स के कौन से थे और मेजर यूजेस कौन से थे। अब जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको आपने प्रैक्टिस करना है और जो फिर क्वेश्चंस होंगे हम इंशाल्लाह अपने डिस्कशन सेशन में इसको अंडरस्टैंड करेंगे जो भी उसमें एम्बिग्विटीज होंगी। थैंक यू वेरी मच।